जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक्नॉलेज कर दें। जी, बिल्कुल ठीक है, अब आ रहा है। ओके, ओके, ओके। जी, क्या हाल-चाल है सबके ठीक-ठाक है? कोई काम-शाम किया था कल बैठ के कि नहीं किया था? कल मैंने क्लास नहीं की, तो किसी ने टाइम तो नहीं ज़ाया किया बेवज़ह का? अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह सब फाइन, सब थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। अच्छा जी। अच्छा मैं जो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चल रही थी वो हमारा जो पे बैक पीरियड था, राइट? पे बैक पीरियड, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। बिल्कुल दिए थे और उसमें से काफ़ी बच्चों ने जो है ना मुझे रिस्पॉन्ड भी किया था और उन्होंने तो अ, बड़ी जल्दी जो है क्वेश्चन को रिज़ॉल्व भी कर दिया था और मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं इसका इंशाल्लाह जवाब जो है ना अगली क्लास के अंदर दूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको इंडिविजुअली चेक करने की बजाय, क्योंकि मैं उस टाइम आपको टाइम के फुटकार की वजह से ना 100% एश्योरिटी के साथ चेक नहीं कर पाता। अगर हम इसको इंडिविजुअली चेक करने के बजाय क्लास में बैठकर इसका क्वेश्चन रिज़ॉल्व करें, तो जिससे नहीं हुआ उसको भी समझ आ जाएगी और एक तरह का आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। आप लोगों को मेरा ख्याल है कि ये सही लगती है कि नहीं लगती? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बराबर, ठीक है, ठीक पसंद आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा यार फिर पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। इसको अपने-अपने जवाब के साथ ना आप लोगों ने टैली करते जाना है। सबसे पहले तो ये वाला, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए 5 लाख चार्ज वैसे कंप्लीट है, मैं लगा रहा हूँ। ठीक ठीक है, ओके, डन। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एक तो सबने रिज़ॉल्व कर लिया होगा ना? यार ये तो बड़ा आसान था, ये सबका रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। कैसे रिज़ॉल्व किया था मुझे बताइए ज़रा? यहाँ पर ये रिज़ॉल्व करवाइए कैसे किया था? यहाँ पर अगर मैंने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना हो, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना हो, अगर प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए तो कैसे करेंगे? वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। लेकिन यार ये मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इसके क्युमुलेटिव कैश फ्लोज़ क्यों नहीं बनाए? इसके क्युमुलेटिव कैश फ्लो नहीं बनाने थे? क्यों? क्या वजह है क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त, यही चीज़ मैं चाह रहा था। क्योंकि हमारे कैश फ्लोज़ जो है, कैश फ्लोज़ वो इवन है। तो इवन कैश फ्लोज़ के अंदर हमें क्युमुलेटिव कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला था इसको लेकर वो सिंपल यही था कि हमने इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है टोटल कैश फ्लोज़ के ऊपर, राइट? यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है यार, ये तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज़ आफ्टर टैक्स, ऐसा ही है? कैश फ्लोज़ आफ्टर टैक्स। यार सबसे पहले तो यार क्या नाम है, आप लोगों का ना बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काम को बड़ा सीरियसली लेकर उसने रिज़ॉल्व किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा पहले से यही प्लान था कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊँ और उसके बाद फिर आप इसको जल्दी-जल्दी जो है ना अपनी क्लास के अंदर रिज़ॉल्व कर लेंगे। इससे ये होता है कि आप लोग कॉन्फिडेंट तो हो जाते हो कि आपने खुद क्वेश्चन कर लिया। लेकिन जब क्लास में दोबारा से होता है ना तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी नहीं देखी होती। देखो मैथ को जमा-तफ़रीक करना इज़ क्वाइट ईज़ी, कोई इतना मसला नहीं है, हमें पता था फॉर्मूला ये रखना है, हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना बातें कि जैसे इवन अनइवन कैश फ्लोज़ आ रहे हैं,
बिल्कुल मजीद क्लियर हो जाती है चीजें। तो ये वाली चीजें देखते हुए अपने रिजॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको भी पता है। तो हमने चीजों के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, बजाय इसके कि फॉर्मूले को क्रैक करें। ठीक है, ये था 5 बिलियन आ गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज आ गए 10 बिलियन। और क्या जवाब आता है इसका? 5 इयर्स आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। बिल्कुल सही, सही, सही कह रहे हो यार। मैं भी वही सोचूंगी यार, ये तो 10 बिलियन बनता ही नहीं है, 5 बिलियन बनता ही नहीं। यहाँ पे कोई मसला हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट ड्रॉ, और ये आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बिलियन आएगा। बिल्कुल। और ये फिर 5 इयर्स आ जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट बी की साइड पे। प्रोजेक्ट बी क्या कहता है? 2 बिलियन। अच्छा यार, अब मुझे ये बताओ जरा, ये प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी, इसके अंदर जो हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं, कैश फ्लोज, सॉरी कैश फ्लोज नहीं है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, ईयर प्रॉफिट गिवन है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, ऐसे ही। इनिशियल, बड़ा बरीक लिखा जा रहा है मुझे, जो से बरीक के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी लास्ट टाइम, याद है कि बरीक आपको सरकारी करे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी 2 बिलियन की, 2 बिलियन। अच्छा, अगर किसी ने ये सही किया हुआ ना, तो यार फिर तो मजा ही आ जाएगा, ईयर 1 से लेकर ईयर 5 प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। क्योंकि इस पे ना मैंने एक कंफ्यूजन किया था उस दिन। ईयर 1 3 4 5, फिर क्या क्या आ रहा है? 200, 400, 200, 150, 200, 400, 200, 150, 200, 100 और 50,000। हाँ जी, अब क्या करूँ? अगला स्टेप बताइए जरा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है यार, जवाब तो बड़े आप लोग वो जबरदस्त किस्म के दे रहे हो। प्रोजेक्ट भी फिक्स हो गई है क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स। ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और और अच्छा, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये जीरो पे नेगेटिव, जी जी मैं समझ गया, कोई मसला नहीं है, इसको मैं बताता हूँ पहले क्या लेता क्यों लिखना है। अच्छा ठीक है, मुझे अगला स्टेप बताइए जरा सारे कि यार इस पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए? एक ने बताया क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स, और क्यूमुलेटिव क्या? प्लीज बताओ मुझे, क्या क्यूमुलेटिव क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जनाब आप लोग जो है ना, ये चीज, इसका मतलब है कि ऐसा पहली दफा हो गया आज की तीसरी क्लास में कि आप लोगों की गलती हो गई है। मुबारक, मुबारक हो, बिल्कुल सही, मुबारक, मुबारक हो, गलती हो गई, जो कि अब कभी नहीं भूलेगी।
देखो, मैंने उस दिन आप लोगों को ना एक एडजस्टमेंट बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होकर आई होती है, लेस हुई होती है। एग्जैक्टली exactly। और डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो अगर नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी। जब ये नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक हो जाएगा, जब ये ऐड बैक होगी तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, assume नहीं करता, assume नहीं करता कि गिवन नहीं है तो मैंने इसमें इग्नोर कर दिया। गिवन है, मैं बताता हूँ कैसे गिवन है। किस किसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, मुझे ये बताओ। फंस गए हो ना, यही चीज मैं कहता हूँ, मुझे हाथ से कर रहा है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले। हाँ तो मैंने कहा था ना यार, मैंने तो कहा था, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ चार कुछ टेस्ट करने के लिए, ताकि तुम लोग अगले दिन मुझसे क्वेश्चन पूछोगे यार ये क्या किया आपने। अब जब आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था ना, मैं उसी टाइम समझ गया था कि यहाँ पर ये एक चीज जो सी पॉइंट में मैंने कंफ्यूज किया था, वहां पर ही कंफ्यूज हो गया, वरना तो सवाल बिल्कुल इजी था यार, सवाल में तो कोई मसला था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फॉर्मूला, बिल्कुल सही फॉर्मूला। इस पूरे सवाल के अंदर, इस पूरे सवाल के अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखना चाहूँ ना, डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ जो है ना, आपके पास क्या गिवन नहीं है, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट भी गिवन है, यूजफुल लाइफ भी गिवन है, ये गिवन नहीं है स्क्रैप वैल्यू। और अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू जीरो है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इस एसेट की या इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, ये अलग मैंने इसलिए लिखा था 2 मिलियन, ताकि अगर मैं माइनस में लिखूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 2 मिलियन जो है ना, इसकी कॉस्ट है 2 मिलियन, और इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे जीरो। और लाइफ कितनी है, लाइफ इसकी कितनी है, 5 साल। ये 5 साल, ये वाला 5 साल, क्योंकि 5 साल चल रहा है ना। बिल्कुल सही, 5 साल। 2 लाख में से जीरो माइनस किया तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी आई, जल्दी करो प्लीज प्लीज, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वो एडी बड़ी डेप्रिसिएशन यार, बिल्कुल ठीक है, सही है। 4 लाख, 4 लाख पर, 4 लाख पर ईयर या 5 साल की। बिल्कुल सही है, ये पर ईयर है, पर ईयर डेप्रिसिएशन है। 4 लाख पर ईयर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं और यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन का कॉलम बना लूं, और यहाँ पर मैं लिखूं 4 लाख, फिर दूसरे साल 4 लाख, फिर तीसरे साल 4 लाख, चौथे साल 4 लाख, पांचवें साल 4 लाख। तो यहाँ पर अगर मुझे कैश फ्लोज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए प्लस बी है, ऐसा ही है। अब मैं इसको जमा करूंगा तो 2 जमा 4 6 लाख, 4 जमा 4 8 लाख,
4 जमा 2 6 लाख। यार मैं गलत करूंगा तो मुझे रोक देना भाई, मैं निकलता जाता हूँ ऐसे ही जज्बात में। 4 जमा 1 5 लाख, और 4 जमा 50 4.5 लाख। ये कॉलम की समझ आई है ये मैंने क्या किया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा यार, अब ये कुछ शक्ल इस तरह की बन गई है कि क्या नाम है, हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बना सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बना सकते हैं। तो अगर हम किसी कैश फ्लो के कॉलम को यहाँ पर लिखकर बना ले कैश फ्लोज, और यहाँ पर अब जो फेवरेट काम था उनका, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर माइनस में लिखना है। 2 बिलियन यहाँ पे माइनस में आएगा। 2 बिलियन ही था ना? 2 बिलियन ही था भाई, 2 बिलियन ही था। ठीक है, और कैश फ्लोज 6 8 6 5 4.5। 6 8 6 5, और ये 4.5। और यहाँ पर हमारे आ जाएंगे ईयर्स। ये 0 पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 1 2 3 4, और ये 5। डन हो गया। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैसे आते हैं? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज पर खोल के सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल सही, 2 बिलियन आएगा नेगेटिव में, क्योंकि 2 बिलियन जमा 0 2 बिलियन। 2 बिलियन में से 6 लाख निकल गया, क्या आएगा? 14 लाख। बिल्कुल सही। कैलकुलेशन गलत ना कर देना प्लीज, तुम लोगों पे भरोसा करके चल रहा हूँ। 14 में से 8, 6 लाख। ठीक है, आगे। अच्छा, ये नेगेटिव में आएगा ना? 14 में से 8, ये भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है आगे। 0 हुए है, क्यों हो गया? ये क्या हुआ भाई? ये कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे तो लगता है कि हमने कोई गलती कर दी है। कोई गलती कर दी है। क्या मतलब है इस बात का फिर 0 का? इंटरप्रिटेशन लिखवाओ, इंटरप्रिटेशन लिखवाओ भाई। अगर गलती नहीं की तो इंटरप्रिटेशन लिखवाओ। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन होगा, बिल्कुल सही है, तो इंटरप्रिटेशन लिखवाओ ना। इंटरप्रिटेशन लिखवा दो मुझे, सही वाली इंटरप्रिटेशन लिखवाओ सारे। ब्रेक इवन होगा तो इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट अप्रेजल के लफ्जों में। नहीं 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 नहीं, ये जवाब देखिए, ये इंटरप्रिटेशन गलत है, फिजिबल है। नो नो नो, फिजिबल है या नहीं है ये तो बाद में फैसला होगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इतने सालों में रिकवरी हो रही है। यार मैं अगर आपको कहता हूँ कि यार आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे 3 सालों में रिकवरी हो जाएगी, तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिकवर रिकवरी एज कंपेयर टू किसी दूसरे प्रोजेक्ट के जल्दी होगी तो फिर फिजिबल है। समझ आई बात की? रिकवरी तो हो रही है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन द सिचुएशन अंडर डिस्कशन, the payback period of the project is 1 2 3। इन 3 सालों के बाद हमारा जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो 0 हो गया है। यानी कि जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सारी की सारी हमें 3 सालों में रिकवर हो गई है। इस प्रोजेक्ट इज 3 years, hence
बस ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। जो वो बाकी बात है ना, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी कंफ्यूज करेगी। ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन करें। अगला जो इसका प्रोजेक्ट था, अगला प्रोजेक्ट किधर गया ये है। ये प्रोजेक्ट सी वाला, ये। अच्छा जी, यार इसको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के थ्रू करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए? Exactly. In the given scenario, investment of the 20 million will be recovered in 3 years. ये बहुत अच्छी नरेशन लिखी है आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनेंगे। ठीक है, इधर ही कर दूं साइड पे ताकि सामने भी हो पाए। प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट सी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी कह रहा है? इन्वेस्टमेंट के, इसको यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पे करेंगे ग्रीन से, तो ईयर आ जाएगा। ईयर 1 2 3 4, ये 5। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी कैश फ्लोस। यहाँ पे आएगा हमारा कैश फ्लो। इस तरह जब बातें हो जाती है तो पहले ऐसी नहीं होती है। ये मैं बताता भी नहीं आप लोगों में से यार, मैं गलत कर रहा हूँ तो नहीं। और ये 5। अब यहाँ पे करेंगे 4 बिलियन नेगेटिव, 800 1200 1000, 800 1200 1000। फिर हमारे पास 2 बिलियन, फिर 22 लाख। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम आ जाएगा। अच्छा यार, यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा? -4 बिलियन आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर -32 लाख, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। आगे 20 लाख, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 1 बिलियन माइनस में आ रहा है। ठीक है। आगे 1 बिलियन पॉजिटिव आ गया। ओए ओए ओए, ये देखो ना, अब ये चीज मैं कहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों के फिर रोक लग गई है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ईयर 3 के बाद 0 हो गया था, मतलब पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट कवर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर यहाँ पर हमारा नेगेटिव के बाद डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमने किया वही काम, ये पहले किया हमने। यहाँ क्या करना चाहिए? डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी जी, बिल्कुल इसमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट सी के अंदर हमें कैश फ्लोज दिए हुए थे, जबकि प्रोजेक्ट बी के अंदर हमें प्रॉफिट दिए हुए थे, मेंशन था साथ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, यहाँ पर डायरेक्टली कैश फ्लो है। इसलिए सिर्फ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था कि डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है, तो देख दो मैं ये निकालते हैं कि नहीं निकालते, ताकि प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कि प्रॉफिट में अगर हम डेप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करें तो हमारे कैश फ्लोज आ जाए। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये जुमला सही नहीं है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। दो, हो सकता है कि वो आपको खुद कह दे कि प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी हुई है हमने। देखो, आप लोगों ने सवाल की स्ट्रेंथ को समझना है और खुद अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है कि आया अगर इससे प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन लेस हुई हुई है, और अगर लेस हुई हुई है तो क्या नाम है, मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। और कहीं पॉइंट इसने स्पेशल नोट में स्टार डाल के ऐसे तो नहीं लिख दिया कि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट्स आर बिफोर द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर बिफोर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी या ऐड बैक नहीं होगी।
समझ आई बाकी। तो हमने देख कर करना है जो भी करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर फुल ग्रिप और कमांड रख के आपने आगे करना। अच्छा इसका बताओ यार क्या करना है आगे। जबरदस्त यार, जबरदस्त, तकरीबन सब लोगों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, सॉरी 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, और फिर ये वाली जो रिकवरी है ये 3 इयर्स प्लस ये वाला 1 मिलियन और डिवाइडेड बाय ये वाली अगली कैश फ्लो, और यहाँ पर आ जाएगा 3.5 इयर्स। समझ आई बात की। अच्छा अब एक कंपैरिजन बताते हैं, छोटा सा, छोटा सा कंपैरिजन बताते हैं। प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड कितना है, 5 साल। प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड कितना है, 3 साल। 3 साल। और प्रोजेक्ट सी का कितना आया है, 3.5 साल। हाँ जी, कौन सा सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर डेप्रिसिएशन के अलावा भी कोई नॉन कैश एक्सपेंस होगा तो हमने ऐड बैक करना है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जबरदस्त यार, सब लोगों के जवाब ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये ठीक क्यों है, प्रोजेक्ट बी क्यों, बी ही क्यों, बी ही क्यों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एज इंटरप्रिटेशन, द प्रोजेक्ट बी as the lowest payback period, hence अब देखो, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फिजिबल है, इट इज द मोस्ट फिजिबल प्रोजेक्ट amongst all three। हाँ जी जी, समझ आया किसी को कि मैंने क्या कहा है। बिल्कुल सही, जल्दी रिकवरी होगी तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब हमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से अगर पे बैक पीरियड को कंसीडर करें तो हमें प्रोजेक्ट बी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बेसिकली ये पॉइंट था डिस्कशन का, और यही वजह से मैंने आप लोगों को जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जवाब दूंगा तो उस टाइम आपको कंफ्यूजन होगा। तो बेहतर यही है कि हम क्लास जब करें उसके अंदर हम जो है ना इसको रिजॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि पे बैक पीरियड अब इसमें काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई है। तो इसको हम जो जरा हम आगे कॉन्फिडेंटली लेकर चल सकते हैं। देखो, देखो अपने अपने सवालों के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान दो। आप लोग कह रहे हो कि अगर प्रोजेक्ट सी की लाइफ भी सबसे ज्यादा होगी तो क्या सी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। देखो लाइफ पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, नो, लाइफ पे डिपेंड नहीं करता। प्रोजेक्ट इन अ सेंस प्रॉफिटेबल कैसे है ये कैसे पता चलेगा कि वो पे बैक पीरियड कितना का ले रहा है। ठीक है, इनके अंदर ये नहीं मैं कह रहा कि प्रॉफिट किसमें सबसे ज्यादा हो रहा है। उस तरह तो देखो ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊं, तो क्वेश्चन पे यहाँ हमने 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है या 2 मिलियन की या 4 मिलियन की, तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे कम बी के अंदर है। समझ आई बात की। उस तरह तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिर इसको नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट एक्स, कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें की है, सबसे ज्यादा कैश फ्लोज भी इसी में आ रहे हैं, 10 लाख पर है, और सबसे ज्यादा लाइफ भी इसी की है 8 साल। तो लाइफ पे डिपेंड नहीं करता।
लाइफ पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट डिपेंड करता है फिजिबल कितना है। और फिजिबिलिटी कैसे पता चलती है कि पे बैक पीरियड उसका कितना है। ओके ओके, जबरदस्त हो गया, जिसपे सबसे क्विक इन्वेस्टमेंट रिकवर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही मैं कहना चाह रहा था। अगर किसी का कोई सवाल है इसमें तो वो जरूर मुझसे पूछे। हम पे बैक पीरियड को खत्म कर चुके हैं, इसमें हम अपने और दो तीन सवालों की एक्सरसाइज कर दी है। वो भी आप लोगों को या तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम यू नो एक चैप्टर तकरीबन पूरा कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका जो है ना वो टेस्ट करेंगे, और फिर उसमें हमें पता चलेगा कि आया हमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो स्किप कर दे। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि पे बैक पीरियड जो है उसको हमें देखना होता है इवन कैश फ्लो से लेकर नॉन इवन कैश फ्लो से। इवन का फॉर्मूला अलग, नॉन इवन का फॉर्मूला अलग। इवन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स करने होते हैं, और नॉन इवन पे आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का फॉर्मूला। अगर कैश फ्लोज गिवन है तो हमें देखना है उसके अंदर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट माइनस हुआ हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट माइनस नहीं हुआ हुआ तो फिर उसको करेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट गिवन है तो ऐड बैक कर देंगे, बस सिंपल, इतनी बात है। हाँ, चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा यार, ये जो चैप्टर है ना ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है, तो इसके अंदर जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें अभी जो चीजें है ना, अभी इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, फिर उनकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाने के लिए उससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह को समझना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप समझ लो कि ये कोई 15 दिन लोड ले जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है ना थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी पे खास सेट किया होगा तो आपको पता होगा कि आपने इतने चैप्टर्स कर लिए हुए और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर किया हुआ है। ठीक है, तो आप थ्योरी की तरफ जा सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? चले फिर आगे आगे स्टार्ट करें। नहीं नहीं, अभी कोई टेस्ट नहीं है, अभी कोई टेस्ट नहीं है, अभी हम टेस्ट करेंगे लेकिन कुछ अच्छे बात करेंगे, अभी इतनी जल्दी हमने टेस्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम। सर कोई, यार ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, जरा इसको ना आप लोगों ने सुनना है मुझसे। सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट रिटर्न ना हो, तो उसका पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे? वो फिजिबल ही नहीं होगा। अच्छा, वापस आते हैं। यार तुम लोग जो है ना यार, मुझे सुख का सांस नहीं लेने देते, मैंने साल हो गया। मेरा इस सवाल का जवाब देने से पहले ना आप लोगों से ये सवाल है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट रिटर्न ना हो, रिटर्न ना हो, तो उसका पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? पे बैक कैसे निकालेंगे, वो तो फिजिबल भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा यार, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आप लोगों ने खुद जवाब दे देना। मुझे ये बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वर्किंग है, कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये हम कब बैठ के कर रहे हैं?
अच्छा, एक जवाब आया। बिल्कुल ईयर जीरो पे, साल के शुरू में, प्रोजेक्ट के शुरू में, ईयर जीरो में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्लाह अकबर। यार ये ना, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए। ये ना रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जा रहा था। एक सेकंड। ये बंदा है मिस्टर ए, ये रास्ते में जा रहा था, तो इसको ना ये एक सुरंग नजर आई। ये सुरंग है, ठीक है, मुझे ऐसी सुरंग बनानी आती है यार, ठीक है। ये ऐसी ही सुरंग इसको नजर आई। अब इसको ना इसके दोस्त ने कहा हुआ था, जो एक ना बड़ा शरारती किस्म का दोस्त था, ठीक है। ये ये बड़ा शरारती किस्म का दोस्त है। इसने कहा था तुझे रास्ते में सुरंग नजर आएगी, वहां पर ना तुझे सांप और वो जो बिच्छू वगैरह ना वो मिलेंगे, तो उधर ना जाए, वो तुझे काट कूट लेंगे। तो मेरा भाई उधर ना जाए, वरना तू मारा जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसने बता दिया होता इसको, ठीक है। जब ये रास्ते में पहुंचता 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 सुरंग के पास पहुंचा ना, सुरंग के पास पहुंचा है, तो अब ये सोच रहा है कि मैं यहाँ जाऊं कि ना जाऊं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिस्टर ए की जगह आप होते और ये जो शरारती किस्म का दोस्त है इसकी जगह मैं होता, तो क्या आप इस सुरंग के अंदर जाते या दूसरा रास्ता देखते? बिल्कुल सही, सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस सुरंग में ना जाता, मैं बिल्कुल भी नहीं ये करता, बिल्कुल भी नहीं ये करता, क्योंकि वहां पर जाने से हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाना फिजिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर जाना फिजिबल ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर जाना फिजिबल नहीं है, कैसे पता चला? इस सवाल के मुताबिक यहाँ पर जाना फिजिबल नहीं है, कैसे पता चला कि यहाँ पर हमें रिटर्न्स पूरे नहीं मिलेंगे? क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट रिटर्न ना हो, तो उसका पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भाई उसका पेबैक पीरियड ही नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ईयर जीरो पे बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं। इस बंदे ने ईयर जीरो पे ही इसको बता दिया था कि तू आगे जाएगा तो तुझे नुकसान होगा। ईयर जीरो पे ही हमें अप्रेजल कैलकुलेट करके पता चल गया, पे बैक पीरियड कैलकुलेट पता करके चल गया कि ये, सॉरी पे बैक कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से पता चल गया कि ये रिटर्न देगी या नहीं देगी। देखो इन्वेस्टमेंट तो बंदा तब करता है जब उसको आप श्योरिटी दिलाओ कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको कैश फ्लोज होंगे। एग्जैक्टली exactly, ये एक्सेप्शन और रिजेक्शन वाली बात आ गई है, बिल्कुल सही। आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करोगे सिरे से कि जब रिटर्न ही नहीं मिलना, तो फिर मैंने यहाँ पर जाके करना ही क्या है? जब यहाँ पे जाके मुझे नुकसान ही हो रहा है तो मुझे यहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या है? ये तो मैं बेवकूफी करूंगा अगर मैं चला गया। तो बेसिकली अगर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट रिटर्न नहीं दे रही, तो हम यहीं पे रुक गए, हम पे बैक पीरियड वाली साइड पे गए ही नहीं। एक बंदा कह रहा है यार आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, लेकिन आपके रिटर्न्स जो है ना पूरे नहीं होंगे, तो आप कहोगे भाई मुझे क्या जरूरत है फिर इन्वेस्टमेंट करने की? समझ आई बात की? तो बेसिकली ये बात है कि आप उस सुरंग में कभी खुद नहीं जाओगे जहां पर आपको पता है कि सांप और बिच्छू है, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग की हुई है।
चाय पी लो यार, अच्छी भरी हुई है। हाँ जी, सवाल का जवाब मिल गया सबको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, चलो आगे चले। ओके, आगे चलते जी। ये है मिस्टर ए और मिस्टर बी। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसी चीज है? खराब है? यार खराब है ये, सोच लो। अच्छा, और बाकियों का क्या ख्याल है? अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा। अच्छा यार देखो, इसके ऊपर ना मैं आप लोगों की एक फुल फ्लेज डिस्कशन कभी करेंगे तसल्ली के साथ। अभी सिर्फ जो है ना, मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद को लिखने वाला और सूद के गवाह जो इसमें शामिल होते हैं, ये सब के सब जरूरी है। ठीक है। सूद एक बिल्कुल हराम चीज है। ठीक है। इसको, ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के तौर पर नहीं मिलता। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है किसी ऐसी जगह पे जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी हराम है। इसके ऊपर डिस्कशन कोई है ही नहीं। अच्छा, अब मेरी बात आती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो पहली बात, अगर मैं टेक्निकली इस हदीस को देखूं, अगर मैं टेक्निकली इसको जरा इवेल्युएट करूं, तो इसमें लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और गवाह, ये तो आते हैं। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाला, वो नहीं आते। इसमें जरूर कुछ लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है मेरे से। लेकिन अगर मैं इस बात को रिमूव भी कर दूं, मैं टेक्निकली इस हदीस को छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, शरीफ आदमी, शरीफ, शरीफ साहब। ये बंदा रोज आता है और इसके घर के बाहर कूड़ा फेंक के चला जाता है। कूड़ा, कूड़ा फेंक के चला जाता है। ये बंदा है शरीफ। ये इस बंदे को कुछ नहीं कहता। ये कहता है कि यार जो है ना, कोई बात नहीं, आदमी है, कोई नहीं, बाज आ जाएगा, खुद ही बाज आ जाएगा। फिर इस बंदे, शरीफ बंदे की जो बीवी है ना, वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि यार ये रोज आके कूड़ा फेंक के जाता है और तुम जो है इसको कुछ कहते नहीं हो। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि जी ये बंदा ना उसको कुछ नहीं कह रहा होता, ये रोज आता है कूड़ा फेंकता है, फिर आता 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 है, आई जाता है, आई जाता है, आई जाता है। कूड़ा कहाँ जमा हो जा रहा है? कूड़ा कहाँ जमा हो जा रहा है? कूड़ा कहाँ जमा हो रहा है भाई? शरीफ के घर के बाहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और एक टाइम आएगा जब शरीफ के घर के अंदर भी कूड़ा घुस जाएगा। शरीफ को क्या करना पड़ेगा? शरीफ को क्या करना चाहिए? बचाओ यार, मुझे मेरे स्टोरी के हीरो हीरोइन है उनको खत्म भी तो लगाना है। कंप्लेन करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल सही। उसको मना करना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यार तब बात ये है कि कंप्लेन भी करता है, थोड़ी आवाज उठाने की कोशिश भी करता है, और क्या नाम है, उसको मना भी करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बड़ा पावरफुल है। ये पावरफुल है। इसको हराना, इससे कंप्लेन करना और इसके खिलाफ आवाज उठाना जो है ना, बड़ा खतरे वाला काम है। फिर सब्र करे। सब्र करेगा तो अपने घर में कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जिसमें चीज आपके इख्तियार में नहीं रहती, फिर नहीं रहती, तो आपको अपनी बेस्ट एफर्ट देनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि आप लोग पेपर की तैयारी करते हो, पेपर की तैयारी करते हो, और जब पेपर देने जाते हो, तो फिर आपके इख्तियार में नहीं होता कि पेपर कैसा आया है कैसा नहीं आया, पेपर मेरे से 100% होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप अपनी बेस्ट एफर्ट देते हो, और अपने सारी मेहनत का जो अ, वो क्रक्स है ना, वो अल्लाह पे छोड़ देते हो कि या अल्लाह मैंने अपनी मेहनत पूरी की है। आगे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत जैसे चल रहा है उस पे मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ कि मेरी तरफ से मेहनत पूरी हुई है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने कर दिया। ठीक है। तो अगर शरीफ साहब इतना भी नहीं कर सकते कि ये कूड़ा उठा के खुद फेंकने की कोशिश करे घर से बाहर, या किसी ऐसी जगह पे जहां पर उसका काम बनता है, तो शरीफ साहब जो है ना, अपनी बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे। ठीक है। कुछ करना पाना और अपनी बेस्ट एफर्ट ना देना, आलसी होना, दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है। तो ये जो कूड़ा उठाने वाली बात है ना, कभी कभार कीचड़ में पाँव हाथ मारना पड़ता है अपने ही घर को साफ करने के लिए। ठीक है। और अगर अपने ही घर को साफ करना है ना, तो जब तक आपको इसकी समझ नहीं ना होगी कि ये है क्या, तो आप इसको खत्म नहीं कर पाओ। समझ आई बात की? तो इसको बुरा तो मानना है, बुरा तस्लीम भी करना है, और इसको खत्म करने की नीयत भी करनी है, और फिर आने वाले वक्त में इसके लिए कोशिश भी करनी है। होगा नहीं होगा वो एक बात की बात है, लेकिन हम अल्लाह ताला को गवाह बना सकते हैं कि अल्लाह ताला हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, बट जितना हमारे इख्तियार में था उतना हमने किया, उससे ज्यादा नहीं करा। ठीक है। ताकि बजाय इसके कि हम इसको अच्छा मानना शुरू कर दें, इसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें, इससे बेहतर ये है कि आप अपने दिल को और दिमाग को साफ रखो, और जो चीज असल में है उसको वैसे ही लेके जाओ। इसलिए हम अभी इस नियत से पढ़ेंगे कि हमने इसको सीखना है और इसको खत्म करना है। ठीक है। ये मिस्टर बी है। ये मिस्टर बी जो है ना, इसको 1 लाख रुपया देता है एट 3% पर एनम इंटरेस्ट। मुझे आप लोगों ने बताना है कि वापसी मिस्टर ए ने इसको कितने की वापसी कर दी है। वापसी क्या है, बता सकते हो? कॉमन सेंस से बताना है। फॉर्मूला फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ ही नहीं रहा। बहुत तेरी। ओए ओए ओए, इतने खूबसूरत खूबसूरत जवाब। 1,05,000 कैसे निकला है भाई? ठीक है।
ठीक है ठीक है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया यार। अच्छा, इसी सवाल को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 1 लाख एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इंटरेस्ट है फॉर 6 इयर्स, तो फिर कितनी वापसी करेगा? ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया। ठीक है, मुझे लग ही रहा था कि आपने वो शायद कैलकुलेशन में परसेंटेज थोड़ी और ली है। सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हमने सिंपल वापसी कैसे कैलकुलेट कर दी है कि अगर 1 लाख के ऊपर 3% इंटरेस्ट है फॉर 6 इयर्स, तो हमारे पास बनेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 6, 1,18,000। इसी के लिए फॉर्मूला होता है, जो लोन की अमाउंट होती है ना, लोन की अमाउंट, उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। वो ये लिख रहे हो ना साथ साथ रजिस्टर पे, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है ना, ये इस केस में 1 लाख रुपया थी। ठीक है ओके। उसके बाद जो रेट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है आई के साथ डिनोट होता है, और उसको कहते हैं 3%। और फिर जो टाइम पीरियड होता है ना, कि जिस टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, उसको कहते हैं एन, और वो होता है इस केस में 6 इयर्स। तो अगर मैं, अच्छा ठीक है, एक चीज मुझे समझ आ गई है, वापसी कितने की होगी वो तो आप लोगों ने बता दिया। इस वापसी के अंदर इंटरेस्ट कितने का शामिल है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 18,000। तो अगर मैं एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो भी सिंपल वाला, सिंपल इंटरेस्ट, यार बच्चों वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, बी इंटू आई इंटू एन, यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 6 इयर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,18,000 रुपए। सिर्फ 5 मिनट और उसके बाद क्लास वाइड अप करते हैं। इतनी बात समझ आई है? भाई समझ आई है ये बात? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर चल रहा है, आज तक इसके रट्टे लगाते रहे हो। ठीक है, वो जून 3 क्लास से शुरू हुए हो, और मैट्रिक तक हम चले गए, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। लेकिन क्या नाम है, हमने कभी भी जो सा ना, ये नहीं किया कि क्या नाम है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें, तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है। हाँ, क्यूएम पे अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो कॉन्सेप्चुअली सर ने पढ़ाया होगा, क्योंकि जब सीए पे आप आते हो ना, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ाया जाता है। अदरवाइज एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर इसको एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल रेलेवेंस के साथ ही बताया जाता है, वो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है, वो ऐसा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है यार, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, मुझे बताते हो? आप लाहौर से हो सब? ओए ओए ओए, यार जबरदस्त, क्या बात है। लोग तो एक दूसरे दूसरे घूमने से हुए। बिल्कुल सही है सही है, जबरदस्त यार जबरदस्त। सही है, मगर लाहौर में कोई है ही नहीं। इतना नाम हो गया मेरा कि लाहौर से बाहर सारे चले गए। फैसलाबाद, सही है जबरदस्त। ठीक हो गया ठीक हो गया। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, इंटरेस्ट।
इसकी ना मेनली दो टाइप्स होती है, सिंपल और कंपाउंड। ये जो हमने किया ना, ये सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भला, मुझे ये बताते हो कंपाउंड इंटरेस्ट? ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किसी को कुछ पता हो? सेमी क्वार्टरली में मिलता है? नहीं, ये मेरे मतलब का जवाब नहीं है। और जिसमें टाइम पीरियड मंथली बाय यार, वो तो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, मंथली क्वार्टरली बाय एनुअल। ये जो आप लोग बात कर रहे हो, अगर मैं इधर ये लिख देता यहाँ पे, ये ये जो क्वेश्चन था यहाँ, ये पर ईयर ना लिखता या पर एनम ना लिखता, यहाँ पर मैं लिख देता पर क्वार्टर या बाई एनुअल लिख देता, तो ये तो वैसे भी हो सकता है। तो इसमें तो नहीं कोई मसले वाली बात। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, मैं फर्क जानना चाह रहा हूँ। चलो, मैं बात करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये हमें सिंपली, अगर 3 सालों के लिए, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, 1 लाख रुपया दिया गया है एट द रेट ऑफ 3%, तो हर साल कितना इंटरेस्ट आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3% कितना हुआ? 3,000। फिर अगले साल कितना आएगा? 3,000। फिर अगले साल कितना आएगा? 3,000। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या जमा करोगे, 3 3 6 3 9, 9,000 रुपया टोटल इंटरेस्ट बच जाएगा। ऐसा ही है, 3 सालों के लिए ना, 3.25 सालों के लिए। देखो भाई, यहाँ पर ईयर 1 2 3 का। अच्छा, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वही सवाल, वही सवाल कि 1 लाख है एट द रेट ऑफ 3% कंपाउंडेड या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है? ईयर 1 आ जाएगा, ईयर 2 आएगा और ईयर 3 आएगा। 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 3% बनता है 3,000। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट आया? 3,000। ध्यान से देखना, दूसरे साल कंपाउंडेड में क्या होता है, दूसरे साल 1 लाख जमा पिछले साल का इंटरेस्ट 3,000 इज इक्वल टू 1,03,000। इसके ऊपर 3% लगेगा, ये कितना बनता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके ऊपर कितना बनता है? 1,03,000 के ऊपर 3% इंटरेस्ट। 3,090, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगले साल ईयर 3 में क्या होगा फिर? 1,03,000 जमा 3,090, और वो कितना बचेगा? 1,06,090 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो वो कितना आएगा?
3183 बिल्कुल सही है। 3183, यानी कि अगर मैं अब इंटरेस्ट का टोटल करूं तो कितना इंटरेस्ट बनता है कंपाउंड अगर करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज गौर किया, ये और ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इंटरेस्ट बन रहा था 9000, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सेम कंडीशंस एंड टर्म्स के साथ बन रहा है 9273। यानी कि ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ये 273 रुपए ज्यादा पर है। तो अगर मैं बात करूं ना आसान लफ्जों में, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उसको याद रखना, उसको कहते हैं सूद। ठीक है। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना इसको कहते हैं सूद दर सूद। समझ आई बात की? सूद दर सूद का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपकी लेटेस्ट अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट पिछले सालों का शामिल हो चुका है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है ना वो एक आठवां अजूबा है बेसिकली। यस, इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ रहा होता है, सूद दर सूद हो रहा होता है। तो इसमें बेसिकली हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना चेंज हो रही होती है लगातार, बार 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 बार। उसकी वजह ये होती है कि हर साल या हर महीने या हर टाइम के पास होते हुए उसके ऊपर सूद ऐड हो रहा होता है, और सूद जब ऐड होता है तो फिर आगे उसको जो है ना नए सिरे से जो रेट लगाते हैं वो एक लेटेस्ट अमाउंट के ऊपर लग रहा होता है। म्यूचुअल फंड में भी यही होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट की जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है वो कम है, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिकल रेलेवेंस ज्यादा है। तो उससे ये होता है कि आपका जो, जब आप पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन देखते हो, पाकिस्तान देखते हो ना खबरों में, आईएमएफ का लोन ले लिया है और वो खत्म ही नहीं हो रहा। जिंदगी खत्म हो गई लोगों की लेकिन आईएमएफ का लोन नहीं खत्म हो रहा। वो इसलिए नहीं खत्म हो रहा क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझ आई बात की? क्योंकि उतना लोन नहीं है जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट बन चुका है। क्या वजह है? क्या वजह है कि 1 लाख रुपए का लोन था लेकिन उस पर इंटरेस्ट 9273 बन गया जबकि 2000 रुपए का चाहिए। ये आगे चलोगे ना कोई 10-12 साल और तो ये 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। यानी कि लोन 1 लाख रुपए का लिया था लेकिन अब हम चुका रहे हैं 25 लाख रुपया। समझ आई बात की? तो ये सूद दर सूद का बेसिकली मकसद होता है। ठीक है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करके आ रहा है। हमने अभी करनी है एनपीवी और उसके बाद आईआरआर, लेकिन उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये रिवाइज करने पड़ेंगे जो कि हमने क्यूए पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यूज, ये वाले। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जो है ना पढ़ के आना है घर से, और फिर इंशाल्लाह हम इसको जो है ना फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज डू आस्क मी, बस फिर हम मीटिंग को ऐड कर देते हैं। हाँ जी। ठीक है फिर बच्चों, कल इंशाल्लाह मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अभी आपको फॉर्मूला की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ पीछे आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद फॉर्मूला खुद बना लेंगे, खुद बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपने इसको प्रैक्टिकली लेकर चलना है, कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है ना? चलो जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से कल। और अल्लाह खैर करे, कल जुम्मा है ना? जस्ट सेकंड। नहीं नहीं नहीं, आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, देखिए हमारी क्लास जो है ना 5 डेज अ वीक हो चलेगी। तो अब हम इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होगी मंडे। मंडे को हम इंशाल्लाह इसको जो है ना फर्दर लेकर चलेंगे। और
आगे इंशाल्लाह एक प्रॉपर वे में खत्म करने की तरफ जाएंगे। असाइनमेंट असाइनमेंट ये है ना, जो पिछला पेबैक पीरियड रिवाइज किया, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, इसको खुद स्टडी करो, रिसर्च करो, देखो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस चीज की रिएक्शन नहीं लेनी। क्वेश्चन अगर चाहिए तो क्वेश्चन हजारों मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्वालिटी का काम करना है। 2 घंटे बैठो और 2 घंटे क्वालिटी का काम करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं आप लोगों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालता, और आपने बर्डन डाल के तो ना ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट सीख पाओगे। तो बेहतर यही है कि आप चीजों को रिलैक्स होके, घर को भी टाइम दो, साथ साथ करो सारा कुछ, आप इसको करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी को कोई जरूरत हो तो डू टेक्स्ट मी। थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ लेकिन कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, हाँ, अल्लाह हाफिज।